नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर दिल्ली में मंथन की। फिर बात होगी गहलोत मंत्रिमंडल में एक बार फिर फेरबदल के आहत की। साथ ही बात करेंगे किरोड़ी लाल के अशोक गहलोत पर पलटवार की और आखिर में बात 28,000 कोविड सहायकों की गुहार की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। और बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली में कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर महामंथन की। अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस में बड़े फैसले संभव है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह बड़ा संकेत दिया है। सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल से चर्चा की गई है। दोनों मुख्यमंत्रियों को पार्टी और सरकार चलाने का अनुभव है। सोनिया गांधी की निर्धारित समिति में मंत्रणा की गई है। तो अगले 24 से 48 घंटे में निर्णायक फैसले पर कांग्रेस पहुंच सकती है। तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, 24 से 48 घंटे में कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है, बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा लगातार 3 दिनों से मंथन किया जा रहा है और मंथन के बाद कुछ बड़े फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अगले 24 से 48 घंटे कांग्रेस के लिए बेहद खास और अहम है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह संकेत दिया है। सीएम गहलोत और भूपेश बघेल से चर्चा की गई है। तो दोनों मुख्यमंत्रियों को पार्टी और सरकार चलाने का अनुभव है, बड़ा ऐलान किया गया। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सोनिया गांधी की निर्धारित समिति में मंत्रणा की गई है। अगले 24 से 48 घंटे में कांग्रेस में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो यहां पर चर्चा में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास काफी अनुभव है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी भी अशोक गहलोत को मिलती नजर आ रही है। हमारे दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ संगठन को और प्रभावी बनाने, लोगों से जोड़ने, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने, जरूरी बदलाव करने बारे उनके सुझाव लेना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बतौर मुख्यमंत्री, और अशोक गहलोत जी तो संगठन में महासचिव, संगठन प्रभावी के तौर पर भी लंबे अरसे तक रहे हैं। इसलिए आज उन दोनों मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे मंत्रणा की गई। ये मंत्रणा पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। हमें उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में हम इस चर्चा को संपूर्ण कर पाएंगे। संगठन कैसे मजबूत हो, चुनाव के लिए बेहतरीन तैयारी कैसे हो, प्रांतीय और 2024 के चुनाव और बेहतरीन तरीके से कैसे लड़े जाएं, लोगों की पीड़ा को कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे उजागर करे, लोगों से कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे जुड़े और भविष्य के भारत का, सुदृढ़ भारत का निर्माण कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार से हो, हम केवल इन्हीं पर मंत्रणा कर रहे हैं। इस देश में महंगाई पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, धर्मांधता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, रूढ़िवादिता पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। परंतु उन सब को छोड़कर बुलडोजर सत्ताधारी दल द्वारा केवल और केवल इंसानियत पर चलाया जा रहा है, भाईचारे पर चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जैसा कि बड़ा ऐलान कर दिया गया है रणदीप सुरजेवाला की ओर से कि 24 से 48 घंटे में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं, क्या लगता है, क्या कुछ बड़ा फेरबदल और ऐलान किया जा सकता है कांग्रेस की ओर से? देखिए, जिस तरह का बयान दिया गया है उसके 2 अलग मायने हैं। एक तो जब सवाल पूछा गया था रणदीप सिंह सुरजेवाला से, वो सवाल था प्रशांत किशोर के मसले पे कि प्रशांत किशोर के मसले पे कब तक पार्टी को फैसला लेना है। उस पर उनका बयान आया था कि इस पे 24 से 48 घंटे में फैसला लिया जा सकता है।
जहां तक संगठन की बात की गई, इस पे भी उन्होंने बताया कि अभी बैठकों का दौर जारी रहेगा और 24 से 48 घंटे के बाद अगर संगठन में फेरबदल करने हैं या जहां भी जरूरत है फेरबदल की, वो 24 से 48 घंटे में उस पर फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से मांग उठती रही है संगठन में फेरबदल को लेकर। और इसी बाबत ये कहा गया है कि जिस तरह जो सुझाव दिए गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, उन सभी सुझाव पे चर्चा हो रही है। सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उन सबको बुलाया गया आज, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, जो कमेटी है, और प्रशांत किशोर के सामने बातचीत हुई है। तो कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए और जो सुझाव उस पर कैसे अमल किया जाए। फेरबदल की जहां तक बात है, अभी 2 राउंड की बैठक और होने वाली है, करीब 2 दिनों की बैठक अभी और चलेगी, और उस बैठक के बाद ही तय किया जाए कहाँ फेरबदल की जरूरत है, संगठन में फेरबदल करना है या जहां भी फेरबदल की आवश्यकता होगी वहां फेरबदल किए जाएंगे। जी रवि, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया है, आलाकमान भरोसा जता रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, और रणदीप सुरजेवाला ने भी बयान में अपने कहा है कि वे अनुभवी हैं, तो क्या लगता है उनके अनुभव का कांग्रेस इस्तेमाल करेगी और भी जिम्मेदारियां दे सकती है अशोक गहलोत को? बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह का बयान दिया गया था उस बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अशोक गहलोत पहले संगठन में भी काम कर चुके हैं और संगठन महासचिव रहे हैं, गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं। तो ऐसे में उनका जो संगठन का नेतृत्व और संगठन की जो क्षमता है उसका फायदा पार्टी लेगी। सरकार और संगठन दोनों का लंबा अनुभव अशोक गहलोत के पास है। अभी की अगर बात करें तो अभी जो 2024 से पहले जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, करीब 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उनके लिए रणनीति बनाई जा रही थी, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो ऐसे में उन राज्यों में क्या रणनीति होगी, क्या संगठनात्मक तौर पर फेरबदल की जरूरत है, क्या वहां पे मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की जरूरत है, तो तमाम ऐसे मसले हैं जिसको एक खाका, एक रोड मैप दिया गया था। तो उन्हीं मसलों पे आज भी चर्चा हुई, करीब 5.5 घंटे चर्चा चली थी। और उसके बाद जो फैसले की जहां तक सवाल है, फैसलों में ये कहा जा रहा है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारियों के लिए। वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम गहलोत ने बीजेपी पर कड़े प्रहार किए। सीएम ने कहा कि देश भर में जगह जगह हिंसा हो रही है और बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता। बार बार कहता हूं, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम, पर अब मालूम पड़ने लग गया। जिस प्रकार की हिंसा हो रही देश के अंदर, जगह जगह रामनवमी पे 7-8 राज्यों में हिंसा हो गई, करौली में पहली हिंसा हो गई थी। यदि चालाकी से लोग कर रहे हैं, हिंसा में नुकसान किसी को हो रहा है। इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स चल रही है देश के अंदर, उसको पूरे देशवासियों को, नौजवानों को विशेष रूप से समझना पड़ेगा सच्चाई क्या है। खाली धर्म के नाम पे आप अगर हम लोग बिल्कुल ही एक तरफ सोचने लग जाएंगे तो वो देश हित में नहीं होगा। आने वाले वक्त में पूरे देश को, पूरे प्रदेश को और नौजवानों को भुगतना पड़ेगा। मेरा मानना है कि हिंसा का नाम देश और दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। ये गांधी जी ने हमें सिखाया था। उल्टी गंगा बह रही है, बुला के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमपीज को कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे राजस्थान के अंदर, आप तो वही काम करो जो करोड़ी मीणा कर रहा है, मतलब धमाल पट्टी करो, कानून को तोड़ो, हाथ में लोगों को भड़काओ, आग लगाओ। ये अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैंने जो सुना है, सच्चाई मालूम कीजिए आप मीडिया वाले हो, कि आप करोड़ी मीणा कर रहा वो कहिए, तो आप सोच लीजिए करोड़ी मीणा क्या कर रहा है। क्या गहलोत मंत्रिमंडल में फिर फेरबदल होगा? सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। दिग्गजों के बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है राज्यसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। गहलोत मंत्रिमंडल में फिर फेरबदल की आहट। मंत्री तो कभी बन जाओगे आप। रघु शर्मा जी, आप दोतासा जी, हरीश चौधरी जो मंत्री हटे हो, खुद ने इच्छा से हटे हो आप लोग। जब चाहोगे मंत्री बन जाओगे भाई, योगदान दे रहे हो। राज्यसभा चुनाव से पहले बदलाव को लेकर हलचल। किसकी होगी मंत्रिमंडल से छुट्टी? किसे मिलेगा सरकार में मौका?
प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं जोरों पर हैं। ये चर्चाएं भी बेवजह नहीं है, बल्कि इसे कुछ घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में रतनपुर बॉर्डर पर कांग्रेस की गौरव यात्रा के दौरान सीएम गहलोत ने इस ओर भी इशारा किया था और डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी की मंत्रिमंडल में शामिल होने के संकेत दिए थे। ये बात भले ही हल्के फुल्के अंदाज में कही गई हो, लेकिन इसे मंत्रिमंडल फेरबदल के मजबूत संकेत माने जा रहे हैं। मंत्री तो कभी बन जाओगे आप रघु शर्मा जी। आप डोटासरा हरीश चौधरी जो मंत्री हटे हो, खुद ने इच्छा से हटे हो आप लोग। जब चाहोगे मंत्री बन जाओगे भाई, योगदान दे रहे हो। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी पिछले मंत्रिमंडल पुनर्गठन के दौरान एक और बदलाव की बात कह चुके हैं। ये फेरबदल मई और जून के आसपास हो सकता है। माकन ने कहा था, मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर फेरबदल होगा। सियासी समीकरण साधने के लिए कुछ और चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल सीएम समेत 20 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री हैं। यानी वर्तमान में सरकार में मंत्रियों का कोटा फुल है। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल में किसी नए चेहरे की एंट्री होती है तो उसकी जगह किसी चेहरे को बाहर करना पड़ेगा। ऐसे में परफॉर्मेंस ही इस फेरबदल का पैमाना होगा। बता दें कि पिछले 21 नवंबर को ही गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था, जिसमें 15 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसमें 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया था। अब प्रदेश में जुलाई से पहले राज्यसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा उससे पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। ये कयास हकीकत में तब्दील हो पाएंगे या नहीं, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कयास लगाए जा रहे हैं एक बार फिर से फेरबदल की मंत्रिमंडल में, क्या लगता है फेरबदल किया जा सकता है? क्योंकि कुछ ही समय पहले फेरबदल किया गया था। बिल्कुल प्रियंका, देखिए सियासी गलियारों में चर्चा है कि जल्दी ही वापस फेरबदल हो सकता है और इन कयासों के कई सारे जो है वो आधार हैं। दरअसल कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनकी वजह से ये कयास शुरू हुए हैं और सबसे ताजा जो घटनाक्रम है वो ये कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जब गौरव यात्रा थी, आजादी की गौरव यात्रा कांग्रेस की, उसमें संबोधन देते हुए इस तरह जो संकेत दिए, उसे लेकर जो है वो कयास शुरू हुए। क्योंकि इससे पहले जब 21 नवंबर को फेरबदल हुआ था राजस्थान में, उससे पहले भी मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में गए थे, सचिवालय में कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में, और उन्होंने इसी तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में ये बात कही थी कि जल्दी ही हमारा भी जो है वो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो सकता है। और उसके कुछ दिन बाद में शपथ ग्रहण जो है वो हुआ था राजस्थान में मंत्रिमंडल का। अब जो है वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने, हालांकि हल्के फुल्के अंदाज में, चुटकुले अंदाज में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन उससे जो है वो कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है और इसे जोड़ा जा रहा है अजय माकन के बयान से। देखिए, जब 21 नवंबर को पिछले साल मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ था, उस दिन जो है वो पीसीसी में सभी जो शपथ लेने वाले मंत्री थे उनका सम्मान समारोह रखा गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था। और उसी कार्यक्रम में अजय माकन ने उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही हम वापस जो है पुनर्गठन भी करेंगे, और मई जून के आसपास उन्होंने ये पुनर्गठन करने के संकेत दिए थे। तो अब वो वक्त जो है वो करीब आ रहा है, तो उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। एक तीसरी जो वजह है वो ये कि राज्यसभा चुनाव जो है वो आ रहे हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो 4 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होंगे। 2 सीटें ये तय है कि कांग्रेस के खाते में जाएंगी, 1 सीट जो है वो। जी बिल्कुल दिनेश, और देखिए मंत्रिमंडल फेरबदल के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर फेरबदल किए जाते हैं तो पैमाना क्या रखा जाएगा इसके लिए। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल ने राजस्थान सरकार पर जमकर पलटवार किया है। रीट लीक्स में ईडी जांच से लेकर करौली हिंसा को लेकर किरोड़ी लाल ने सरकार को घेरा है। धमाल तो गहलोत साहब कर रहे हैं, जहाँ मालपुरा में पलायन हो रहा है, जहाँ करौली में हो रहा है, और कल आपने भरतपुर में देखा होगा
सैकड़ों दलित अपना सारा सामान, अपना सारे पशु बनाने का खाना सामान लेकर कलेक्ट्रेट भरतपुर पहुंच गए, जहां 14 दिसंबर को अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाने दी गई, उनको मारा पीटा और कल आज रात को भी 2:30 बजे उन पर हमला हो गया। तो धमाल बाड़ी वाले लोग कर रहे हैं, धौलपुर वाले लोग कर रहे हैं, जो है इनके 28 फ्रैक्चर कर देते हैं। गहलोत साहब कह रहे हैं 28 नहीं 6 फ्रैक्चर हुए हैं। चलो 6 मान लो, लेकिन फ्रैक्चर करने वालों को तो आज तक कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो धमाल तो गहलोत साहब कर रहे हैं, और धमाल गहलोत साहब इसलिए बोल रहे हैं कि अब राजस्थान में ईडी की धमाल होने वाली है, जो उनके घर तक आंच पहुंचेगी। तो फ्रस्ट्रेशन में आके गहलोत साहब ऐसा कर रहे हैं। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, पर मैंने 6 बार पत्रकार वार्ता की, उसमें जितने भी प्रमाण मीडिया को सामने मैंने रखे, वो सारे प्रमाण मैंने ईडी को दे दिए। ईडी ने 2 महीने तक उसको एग्जामिन किया और ये उपयुक्त पाया कि ये पीएमएलए का केस बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रकरण 10 दिन पहले दर्ज हो गया। अब वो तो ईडी करेगी, ईडी के बारे में कैसे कह सकता हूँ जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, वो तो ईडी से पूछना। बुलडोजर तो चालू हो गया ना गहलोत साहब पे, ईडी भी बहुत बड़ा बुलडोजर है। और मैं आपको कह रहा हूँ, हमने ऐसे प्रमाण दिए हैं तो बुलडोजर चलेगा तो यहीं नहीं रुकेगा, 10 जनपद तक जाएगा। देखो इसमें हुआ यह है कि शांतिपूर्ण बाइक रैली पर हमला किया गया और वहाँ दुकानें जलाई गई, सामान भी लूटा गया, वाहन भी तोड़े गए, पत्थर छतों पर थे, जग जाए गए। और कुछ उत्पाती लोग मुसलमानों के ऐसे थे जिनके मैं प्रमाण कुछ दिन बाद आपके सामने ला दूंगा कि हमको ज्यादा पैसे मिल जाए, उन्होंने ऐसी टूटी फूटी दुकानों में कचरा डाल के आग लगा डाली। तो गहलोत साहब तो आजकल गहलोत खां अहमद गहलोत बन गए, तो लंबी लिस्ट उन्हीं की बनाएंगे, हमारी काय को बनाएंगे। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखिए 28,000 कोविड सहायकों की गुहार। सभी का स्वागत है। और अब बात कोविड स्वास्थ्य सहायकों के अनशन की। 20वें दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का अनशन जारी है। आज हरीश चौधरी कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बीच पहुंचे और भरोसा दिलाया कि उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। बकायदा हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी, जिसके बाद कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने फिलहाल दिल्ली कूच का प्लान स्थगित कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या सोचते हैं, सरकार क्या करेगी आप लोगों के लिए, क्या कर सकती है? देखो सरकार हमारे लिए यही कर सकती है कि सरकार स्टार्टिंग में हमें नौकरी पे लौटाए। जोखिम में डाली जान, नौकरी गई, क्या यही है इनाम? हम दिल्ली कूच करेंगे, घर नहीं जाएंगे, सुसाइड करेंगे। हम इतने 20 दिन से बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी है 20 दिन से। हम खाना कैसे खाते हैं, नहीं खाते हैं, वो पता नहीं। मुख्यमंत्री जो हमारे को है ना, ये पुलिस जो भी परेशान करे ना, हम सुसाइड करेंगे। 28,000 परिवारों का चूल्हा एक फूंक में क्यों बुझा दिया? मैं इंटरनल हॉस्पिटल हार्ट केयर जयपुर में करती थी, मुझे 35,000 सैलरी मिलती थी। तो मैं सरकार की जॉब की वजह से, माँ बापों की खुशी की वजह से मैंने ये छोड़ा और मेरा घर का पूरा वो संभाल रही थी। मैं 8,000 में मेरा गुजारा कर रही थी, लेकिन आज मुझे ठेस पहुंची है ना, वो मेरे माँ बाप है ना, किसी को मुंह नहीं दिखा रहे। 20 दिन से अनशन जारी, आगे दिल्ली कूच की तैयारी। अगर हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करें, अगर पूरी नहीं होगी तो हम घर नहीं जाएंगे, हम हमारा हक लेके घर जाएंगे, हम हमारी इज्जत के साथ घर जाएंगे। हमकी वैसे भी इज्जत नहीं रही नौकरी से निकालने के बाद। 40 डिग्री के सूरज के टॉर्चर के बीच 20वें दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का अनशन जारी है। अनशन की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर किन मांगों को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायक अनशन पर बैठे हैं। एकाएक इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। 28,000 परिवारों का चूल्हा एक फूंक में बुझा दिया गया। जितने दिन काम किया उसका भी पूरा मानदेय नहीं मिला। बकाया मानदेय देने की ये मांग कर रहे हैं। स्थायी कैडर में शामिल करने की भी मांग है।
20 दिन से मैं परिवार धरने पर है स्वास्थ्य सहायक। हमारी मांग ये है, हमने 9 महीने लगभग कोरोना के अंदर अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की जान बचाई है, लेकिन 31 मार्च को अचानक राज्य सरकार ने हमें नौकरी से निकाल दिया। हमारी मांग इतनी सी है, हमें नौकरी में वापस लेकर संविदा कैडर में शामिल किया जाए। लेकिन आपको संविदा पे रखा गया था, तो सरकार ये फैसला ले सकती है? हाँ जी, सरकार ये फैसला लेने में सक्षम है और राजस्थान के अंदर नर्सिंग कर्मियों की बहुत ज्यादा कमी है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहाल है। जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं या जो इनकी है वो लागू नहीं हो रही, तो इसके लिए इनको नर्सिंग कर्मियों की जरूरत है, तो हमें ये रख सकते हैं। अब इन मांगों को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की तपस्या भी देख लीजिए। 20वें दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का अनशन जारी है और इस बीच कोविड स्वास्थ्य सहायकों की एकजुटता साफ साफ देखी जा सकती है। 40 डिग्री में भी जयपुर के शहीद स्मारक पर जमे हैं, डटे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। इस धरने में महिलाएं भी शामिल हैं, अपने बच्चों के साथ अनशन पर बैठी हैं। अनशन के बाद तबीयत बिगड़ी, लेकिन ड्रिप के सहारे अनशन स्थल पर ही डटे हुए हैं। इधर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बीच कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी पहुंचे, उनकी मांगों को जाना, मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी भी लिखी और भरोसा दिलाया जीत उन्हीं की होगी। अब सवाल ये उठता है कि जो आप लोगों का संघर्ष है, आप लोगों की मांग है, उसका क्या हो रहा है? उस संदर्भ में भी मैं वापस दोहरा रहा हूं, आपको न्याय मिलेगा, ये मुझे आशा ही नहीं, ये विश्वास। मुख्यमंत्री जी से बात करने के बावजूद, अधिकारियों के बात करने के बाद, मेरे को एक ही बात आप लोगों को सलाह के तौर पर कहनी है कि आप संवाद रखो, आप अनुशासन रखो, आप धैर्य रखो, अंत में जीत आप लोगों की होगी। अब एक बार आस जगी है, उम्मीद बंधी है। हरीश चौधरी के भरोसे के बाद दिल्ली कूच का प्लान फिलहाल स्थगित कर दिया है, लेकिन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने साफ साफ चेतावनी दी है, सरकार से बात बनी तो ठीक, नहीं तो आगे दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात मेयर सौम्या गुर्जर को फिर लगे झटके की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अदालत ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह के साथ मारपीट और अभद्रता मामले में आरोप मुक्त की गई मेयर सौम्या गुर्जर के जमानत मुचल के निरस्त करने के निचली अदालत के आदेश पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह की रिवीजन पर दिए। रिवीजन याचिका में यज्ञमित्र सिंह ने कहा कि 4 जून 2021 को कोई मीटिंग निर्धारित नहीं थी। इसके अलावा आरोपी पार्षद किसी ऐसी कमेटी के सदस्य भी नहीं थे जिसका संबंध सफाई व्यवस्था से हो। इसके बावजूद सौम्या गुर्जर की ओर से बार बार व्यक्ति भेजकर तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह को अपने कक्ष में बुलाया गया, जहां आरोपी पार्षद पहले से मौजूद थे, जिससे उनका आपराधिक षड्यंत्र साबित होता है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने सौम्या को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से मुक्त कर दिया। तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता हुई थी। ऐसे में मेयर सौम्या को आरोप मुक्त करने का फैसला गलत है। गौरतलब है कि 4 जून 2021 को मेयर सौम्या गुर्जर के चैम्बर में तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मारपीट और अभद्रता हुई थी, जिस पर ज्योति नगर थाना पुलिस ने मेयर सहित 4 पार्षदों पर मुकदमा दर्ज किया था। गुर्जर को आज अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 4 द्वारा बड़ा झटका दिया गया है। सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री महावीर प्रसाद ने ये आदेश दिया है कि याचिका की अंतिम निस्तारण तक वो इस प्रकरण में मुलजिम बनी रहेंगी और जमानत पर रहेंगी।
उधर जयपुर के एसएमएस अस्पताल से ऑक्सीजन सप्लाई की कॉपर पाइपलाइन चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल मंगलवार को चोरों ने ऑक्सीजन सप्लाई की पाइपलाइन को काटकर चुरा लिया था। जिस प्लांट से चोरी को अंजाम दिया जा रहा था उसका सीधा कनेक्शन आईसीयू से है। न्यूज 18 ने अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने के साथ ही अस्पताल कर्मचारियों से बातचीत भी की। के बावजूद एसएमएस अस्पताल में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस मामले में चिकित्सा मंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव लगातार बैठकें ले रहे हैं कि एसएमएस अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर की जाए, लेकिन हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं। नया मामला जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई के पाइप को काटने का मामला सामने आया और ये गंभीर इसलिए हद से हो जाता है मामला क्योंकि आईसीयू में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होनी थी। और इस वक्त हम खड़े हैं एसएमएस अस्पताल के उस पोर्शन में जहाँ पर चोरों ने देर रात जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई का जो पाइप है उसे काटने की कोशिश की है। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि देर रात जो है वो कुछ चोर जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अचानक जो है वो इस ऑक्सीजन पाइप को काट के भागने की कोशिश करते हैं और इस दौरान जो है वो एसएमएस अस्पताल के जो गार्ड हैं वो जो है वो इन चोरों को पकड़ पाते हैं। लेकिन खास बात ये क्योंकि ये जो ऑक्सीजन जो है वो आईसीयू में जो है वो सप्लाई हो रही थी और उस दौरान अगर बड़ा हादसा भी जो है वो हो सकता था क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कई मरीजों की जान जो है वो संकट में आ सकती। कानाराम जी, क्या हुआ था? मैंने यहाँ इधर से ऑक्सीजन सुर आवाज आई और मैंने बाहर देखा तो वो ऊपर से कूदते हुए नजर आए, जो दो तो भाग गए और एक है जो पकड़ लिया। कौन लोग हैं वो? अब वो तो पता नहीं सर, चोर है वो तो। अब पता नहीं कौन है क्या है। नहीं, यहाँ पे अक्सर घूमते रहते हैं, ऐसा है या फिर नहीं? हमारे को तो आज ही पता चला है कि मतलब लाइन तोड़ते हुए। तो ये आपकी प्लांट से कहाँ सप्लाई होती थी? ये न्यूरो सर्जरी ओटी और न्यूरो सर्जरी आईसीयू में वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई होती थी दोनों जगह और वार्ड भी है। अगर ये इसमें दिक्कत आ जाती तो क्या दिक्कत? हमारे पेशेंट खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर। और अब बात चूरू की, जहां एक 27 साल की शादीशुदा महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पहले तो एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए महिला से दोस्ती गांठी, फिर महिला का अश्लील वीडियो बनाया और फिर ब्लैकमेल कर अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि युवक ने दिसंबर 2021 में महिला को चूरू के लाल घंटा घर के पास बुलाया। आरोपी ने महिला का मोबाइल लेकर उसकी निजी फोटो खुद के फोन में ट्रांसफर की। विवाहिता ने बताया कि 4-5 दिन पहले वो अपने पीहर आई हुई थी। इस दौरान आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर भालेरी में बुलाया, जहां वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे श्रीगंगानगर के गणेशगढ़ अपने दोस्त के घर ले गया और वहां अपने दोस्तों के साथ महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही किसी को बताने से भी मना किया और जान से मारने की धमकी भी दी। एक व्यक्ति दाताराम नाम है, दूसरा नाम असलम है। दोनों मुझे पहला साथ लेके गए और मुझे पहले तो पुनरा से लेके पुनरा से आगे मेरे गणेशगढ़ ले गए। गणेशगढ़ में ले जाके मेरे साथ दोनों ने सामूहिक रूप से बलात्कार किया। मुकदमा 343, 506, 376D, 376-2M। 32 सीओ साहब जो मैडम है ममता साहब से पूछा। और अब बात प्रतापगढ़ के उन 45 गांवों की जहां पिछले 5 सालों में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दूसरे गांवों के लिए उदाहरण बने इस गांवों को राजस्थान पुलिस ने क्राइम फ्री गांव की उपाधि दी है। इन गांवों में अपराध नहीं होने से पुलिस प्रशासन भी खुश है। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन का कहना है कि जिले के दूसरे गांव भी अगर इन गांवों से सबक लें तो प्रदेश में अपराध में कमी आ सकती है। दरअसल इन गांवों में अपराध नहीं होने की वजह सबसे बड़ी यही है कि यहाँ के ग्रामीण पुलिस से सहायता लेने की बजाय खुद ही समस्या सुलझा लेते हैं। इन 45 गांवों के सरपंच और वार्ड
पांचों का कहना है कि इन गांव में आपसी भाईचारे और सौहार्द के चलते इन गांव में कभी कोई विवाद नहीं होता। फिर भी यदि विवाद की स्थिति बनती है तो मध्यस्थता के जरिए इसका निपटारा किया जाता है। ऐसे अपराध फ्री गांव को सम्मानित करने वाला भी प्रतापगढ़ पहला जिला बन चुका है। मुख्यालय द्वारा हमें निर्देशित किया गया था कि जो भी हमारे जिले में अपराध मुक्त गांव हैं उनको सम्मानित किया जाए। इसी सकारात्मक पहल के लिए आज हमने सभी जो हमारे 45 प्रतापगढ़ जिले में अपराध मुक्त गांव हैं उनके सरपंच, पंच व मौजूद व्यक्तियों को आज सभी को यहाँ पर बुलाया गया। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और आज उन सभी पंचायत में जो भी व्यक्ति, चाहे सरपंच या फिर पंच पटेल जो भी आए थे, उनको हमारे द्वारा यही ही बताया गया, यह समझाया गया कि इसका क्या महत्व है और इस चीज़ को हमें आगे किस प्रकार से बढ़ाना है। एक टारगेट दिया गया है कि अगर आज 51 है तो अगली बार जब बुलाएंगे तो 151 से भी और ज़्यादा होनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ झालावाड़ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 750 ग्राम एमडी ड्रग बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 17 लाख रुपए आंकी जा रही है। एमडी ड्रग बहुत ही खतरनाक नशा है, खास तौर पर रेव पार्टी में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में झालावाड़ जिले में पहली बार इस तरह के मादक पदार्थ की बरामदगी से पुलिस भी सख्ते में है और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जैसे कि कार्रवाई की जा रही है इन पर नकेल कसने के लिए, तो इसी के तहत अपने को एक गोपनीय सूचना मिली थी। एक एमडी ड्रग मतलब कि मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन करके एक ड्रग होता है जो कि नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक कंसाइनमेंट यहाँ से गुजर रहा है जिस पर हमारी टीम के द्वारा, डीएसटी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और करीब 750 ग्राम एमडीएमए ड्रग सीज किया गया है। इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है जो कि भवानी मंडी क्षेत्र का रहने वाला। और कर लेते हैं अगली खबर का। जमीयत उलेमा-ए हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल करौली हिंसा के बाद बिगड़ते माहौल को दुरुस्त करने में जुटा है। जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती महमूद कासमी ने करौली का दौरा कर सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से नफरत का माहौल फैलाने वालों से बचने की भी अपील की। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने मौलाना महमूद कासमी से बात की। जमीयत उलमा राजस्थान के जो सदर हैं मौलाना महमूद कासमी साहब, उन्होंने करौली का दौरा किया है। दौरा करने के बाद में जो आपसी प्यार मोहब्बत है उसको बढ़ावा देने की बात की है। उन्होंने ग्राउंड पे दौरे में क्या जायज़ा लिया, किस तरह से कोशिश करेगी, क्योंकि जमीयत ये कोशिश करेगी कि हिंदू और मुस्लिम तमाम लोगों की जो संपत्तियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे और इसमें किसी तरह का कोई ऐसा भेदभाव ना हो ताकि आपसी मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब आगे बढ़े। कैसे आप जो है वहाँ पर फिर से जो है सांप्रदायिक सौहार्द की बहाली की कोशिश कर रहे हैं? सर, मैं वहाँ गया और दोनों ही तबके के लोगों से, हिंदू भाइयों से भी मिला, मुसलमान भाइयों से भी मिला और मिलने के बाद में वहाँ अब देखा कि धीरे धीरे आपसी मोहब्बत और प्यार में इजाफा होता जा रहा है और लोग जो एकदम से दूरी पैदा हो गई थी वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही है। और ये चीज़ तो सदियों से, हमारे पुरखों से, हज़ारों साल से हिंदू मुस्लिम इस मुल्क में एक साथ रहते आए हैं और हमेशा रहेंगे हम। ये छोटी मोटी घटनाएं जो इस तरह की हो जाती हैं तो उसके ऊपर हम जो है वो गहरा दुख भी हुआ, लेकिन वहाँ सब मिल करके अब कह रहे हैं कि आइंदा हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने देंगे और आपस में मिलजुल करके हम ये करौली का जो नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट से भी अपील की गई है और सरकार वहाँ काम कर रही है और जल्द से जल्द उनके नुकसान की तलाफी भी होगी और आपस में मिलजुल करके। मैं जहाँ गया तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, हिंदू ठेले वाले भी थे जिनके ठेले जल गए थे, हमने उनको भी मुआवजा दिया और हमने मुआवजा देने में या रिलीफ तकसीम करने में किसी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। और अब बात बाड़मेर की हीरो की, जिसने अपनी लगन और मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जो दूसरों के लिए एक मिसाल है। हीरो जिसके पिता की मौत उसके जन्म से पहले ही हो गई और जन्म के चंद महीने बाद मां भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जन्म से पहले पिता छोड़ गए, जन्म के कुछ महीने बाद मां चल बसी। आर्थिक स्थिति भी बदहाल थी, फिर भी हीरो ने हार नहीं मानी।
बचपन में ही उसने परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया था और दादा दादी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलते हुए हीरो मेघवाल ने वो हासिल कर लिया जिसका वो सपना देखती थी। आज जब हीरो मेघवाल रीट परीक्षा पास कर शिक्षिका बन गई हैं, तो उसकी इस सफलता पर दादा दादी दोनों बेहद खुश हैं। खुशी वही का है तो बस खुशी में पढ़ाई ना पढ़ी नहीं पढ़ाई यार तो क्या करा है नी माँ नी बाप तो 3 महीना पास जलनी। हाँ मेरी जन्म में एक भाई है एक बड़े हमके बाउडा आई तो बस मांगियो कौन दे तो भाई आई तो भाई नाम रोशन कियो। हाँ नाम रोशन कियो ना मैं पढ़ाई दो नहीं बहनों ने वो तो मैं मतलब घनी की भी खेती हूँ बाड़ी हूँ घने हूँ बकरियाँ हूँ फसू बेचता करता भैया खर्च हो देता देना पड़ती। हीरो मेघवाल रावतसर की रहने वाली है। हीरो ने रावतसर से ही 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर जैसलमेर से BSTC की। इसके बाद रीट परीक्षा की तैयारी के लिए वो अपने चाचा के पास बाड़मेर आ गई। यहाँ उसने जी जान से पढ़ाई की और फिर SC वर्ग में 134वीं रैंक हासिल कर शिक्षिका बन गई। मेरे माता पिता बचपन में ही चले गए थे और उसके बाद में मेरे दादा दादी ने खेती का काम करके पशुपालन से खर्चा देके मुझे पढ़ाई करवाई और मैंने भी मेरी जी और जान से लगन से पढ़ाई की और आज मैं शिक्षिका बन गई हूँ। दादाजी यही बोलते थे हमेशा कि तुझे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। हम 2 बहन है, एक बड़ी बहन है उसकी शादी हो रखी है और मुझे दादाजी पढ़ाते हैं तो हमेशा बोलते थे कि तू तेरी पढ़ाई में बस मन लगा कर पढ़ाई कर और जो तेरा लक्ष्य है वो लक्ष्य हासिल कर। हीरो ने विपरीत परिस्थितियों में ये मुकाम हासिल कर बता दिया है कि हालात चाहे कैसे भी हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बिना संघर्ष के मंजिल नहीं मिलती। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। और अब बात बाड़मेर के उस शख्स की जो अब तक ठेले पर सब्जी बेचता था, लेकिन उसने सब्जी बेचने के दौरान जो मेहनत की, उस मेहनत की वजह से अब वो बच्चों को शिक्षक बनकर नई राह दिखाएगा। वक्त को बदलने की ख्वाहिश दिल में पाल लेते हैं। अपनी मेहनत से वो अपनी किस्मत की लकीरें बदल ही देते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बाड़मेर में चाड़ी के रहने वाले चुनाराम ने। चुनाराम सालों से अपने पिता के साथ सब्जी बेचने का काम करते थे, लेकिन इस दौरान वो जिंदगी में कुछ बनने और कुछ कर दिखाने के जुनून में पड़ते रहे। सफलता की नई कहानी लिखने के लिए हिम्मत तोड़ देने वाले पलों में भी उम्मीद का दामन थामे रहे और उसी की बदौलत चुनाराम ने रीट की परीक्षा पास कर ली है और अब वो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। बेरोजगार हैं तो सब कुछ करना पड़ता है, सब्जी भी बेचनी है क्योंकि खर्चा चलाने के लिए बेरोजगारी का दौर है तो सब्जी भी बेचनी पड़ रही है और साथ में पढ़ाई भी जरूरी है क्योंकि वो तो मेरा शुरुआत से जुनून रहा है कि मैं पढ़ूं और सर्विस लूं। चुनाराम की जिंदगी आसान नहीं रही। महज 6 महीने के थे तो मां गुजर गई। परिवार चलाने के लिए पिता के साथ पिछले 10 साल से सब्जी बेच रहे थे, लेकिन अपना हौसला बनाए रखा। चुनाराम कहते हैं उन्हें ठेले पर पड़ते देख कई लोग हंसते थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उनका हौसला बढ़ाने आया करते थे। कई हंसते भी थे कि ये क्या पढ़ेगा और क्या बनेगा, कि यहाँ तो बैठा है दुकान पे और ऊपर नीचे हो रहा है, गाड़ियाँ चल रही है। कई तो मजाक करते थे, लेकिन कई लोग हैं मुझे उत्साह जो है कि कई लोगों ने बताया मुझे कि आपका हो जाएगा और अब पढ़ो। चुनाराम कहते हैं अभी तो उन्होंने सफलता की ओर महज एक कदम बढ़ाया है, मंजिल तो अभी बाकी है। चुनाराम एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो मुसीबतों के आगे घुटने टेक देते हैं। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।